हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल अभियान बायोलॉजी क्लासेज में। इसके पहले हम लोग वायरस पढ़ चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की खोज एंटोनी वान लीवेनहॉक नामक साइंटिस्ट ने 1676 ईस्वी में किया था। उन्होंने अपने द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप से वर्षा की बूंदों, जो बरसात में पानी बरसता है, उसको माइक्रोस्कोप से देखा तो उस वर्षा की बूंद में उन्हें कुछ छोटे छोटे जीवधारी दिखाई दिए। उनका नाम उन्होंने एनिमल्क्यूल्स रखा। तो यहाँ से ये पूछा जा सकता है कि बैक्टीरिया की खोज किसने किया था? एंटोनी वान लीवेनहॉक ने किया था, और खोज करने के बाद उनका नाम जो रखा वो एनिमल्क्यूल्स रखा था। सत्र यहाँ पर किसी किसी बुक में 1675 दिया है, किसी बुक में 1683 दिया है, लेकिन ज़्यादातर बुकों में 1676 दिया गया है। तो इसके अलावा उन्होंने अपने दांतों के मैल में भी माइक्रोस्कोप से देखा तो वहाँ भी उन्हें कुछ छोटे छोटे जीवधारी दिखाई दिए। इन सबको उन्होंने एनिमल्क्यूल्स का नाम दिया। उन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था द सीक्रेट्स ऑफ नेचर डिस्कवर्ड बाय लीवेनहॉक। इसी किताब में उन्होंने अपने इन सभी खोजों के विषय में बताया। जीवाणुओं का अध्ययन जीव विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उसे बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं, और फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है लीवेनहॉक को, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने ही बैक्टीरिया को खोजा था। और सबसे पहले जो टर्म बैक्टीरिया दिया वो एफ.जे. कोन और एरनबर्ग ने। अगर यहाँ से देखिए क्वेश्चन में विकल्प में अगर दोनों रहता है कोन और एरनबर्ग तो आप दोनों को लगाएंगे। अगर कोन नहीं है तो एरनबर्ग यहाँ से सही हो जाएगा। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बैक्टीरिया टर्म सबसे पहले किसने दिया था, तो वो एरनबर्ग ने दिया था। एक और साइंटिस्ट है जिनका नाम है बर्जी। बर्जी ने सबसे पहले बैक्टीरिया को प्रोसोफाइटा के अंतर्गत रखा। तो ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि बैक्टीरिया को प्रोसोफाइटा में किसने रखा था। तो बर्जी नामक साइंटिस्ट थे, इन्होंने बैक्टीरिया को प्रोसोफाइटा में रखा। उन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था मैनुअल ऑफ डिटरमिनेटिव बायोलॉजी। मैनुअल ऑफ डिटरमिनेटिव बायोलॉजी, जिसे जीवाणु वर्गीकरण की बाइबिल कहते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से भी पूछा जा सकता है कि जीवाणु वर्गीकरण की बाइबिल किस पुस्तक को कहा जाता है। तो मैनुअल ऑफ डिटरमिनेटिव बायोलॉजी, जो कि बर्जी के द्वारा लिखी गई थी। एक और साइंटिस्ट हैं, यहाँ से भी फैक्ट इम्पॉर्टेंट है। एक साइंटिस्ट है नागिली। नागिली ने बैक्टीरिया को साइजोमाइसिटीज में रखा। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि बैक्टीरिया को साइजोमाइसिटीज में किसने रखा, तो नागिली ने बैक्टीरिया को साइजोमाइसिटीज में रखा। एक और साइंटिस्ट हैं लिस्टर। लिस्टर का काफ़ी योगदान है बैक्टीरियोलॉजी में। उन्होंने ही सबसे पहले बैक्टीरिया को कल्चर किया था, लेकिन प्योर कल्चर नहीं था। यहाँ पे देखिए लिखा है डेवलप्ड कल्चर टेक्निक। कल्चर टेक्निक का विकास जो है ये सबसे पहले लिस्टर ने किया था। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि कल्चर तकनीक का विकास सबसे पहले किसने किया, तो इसका जवाब हो जाएगा लिस्टर ने। यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि सबसे पहले लिस्टर ने ही स्टेरिलाइजेशन की खोज किया था। स्टेरिलाइजेशन, जिसे हम निर्जमीकरण कहते हैं। स्टेरिलाइजेशन का मतलब होता है कि किसी भी प्लेस या किसी भी आर्गन को जर्म रहित कर देना, कि वहाँ से जितने भी प्रकार के बैक्टीरिया या वायरस हों उस कंडीशन को जर्म फ्री कर देना ही स्टेरिलाइजेशन कहलाता है। तो इस तकनीक की खोज सबसे पहले लिस्टर नामक साइंटिस्ट ने ही किया था।
ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जब लैब वगैरह में काम किया जाता है या डॉक्टर ऑपरेशन वगैरह करते हैं तो वहाँ पर स्टेरिलाइजेशन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वहाँ पर संक्रमण की संभावनाएं लगातार बनी रहती हैं। तो ये पूछा जा सकता है कि स्टेरिलाइजेशन तकनीक की खोज किसने किया, तो इसका जवाब होगा लिस्टर। कल्चर तकनीक का खोज किसने किया, इसका भी जवाब हो जाएगा लिस्टर। लिस्टर ने एक और इम्पॉर्टेंट काम किया था, जो कार्बोलिक एसिड होती है। इन्होंने बताया कि कार्बोलिक एसिड में एंटीसेप्टिक नेचर पाया जाता है। तो यहाँ से भी पूछा जा सकता है कि फर्स्ट एंटीसेप्टिक मटेरियल क्या था, तो इसका जवाब हो जाएगा कार्बोलिक एसिड। और इसकी खोज किसने किया था, इसके मतलब एंटीसेप्टिक नेचर की खोज किसने किया था, तो जवाब हो जाएगा लिस्टर ने। और फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी ये भी कहा जाता है लिस्टर को। तो लिस्टर के लिए ये चारों फैक्ट जो लिखे गए हैं काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, यहाँ से क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसके बाद बैक्टीरियोलॉजी में अगला जो महत्वपूर्ण योगदान है वो है लुईस पास्चर। लुईस पास्चर ने जर्म थ्योरी दिया था। जर्म थ्योरी का मतलब होता है कि लुईस पास्चर ने बताया था कि जीवधारियों में जो रोग होते हैं वो रोग किसी न किसी जर्म की वजह से या किसी न किसी बैक्टीरिया हो या वायरस हो, किसी न किसी जर्म की वजह से रोग होते हैं। इसी को कहा जाता है जर्म थ्योरी। इनके पहले तक ये विश्वास किया जाता था, काफ़ी अंधविश्वास था रोगों को लेकर के। जैसे अगर किसी को कुष्ठ रोग हो जाता था तो उसे माना जाता था कि ये इनके पापों का फल है और ये भगवान के द्वारा दिया जाने वाला एक दंड है। लेकिन लुईस पास्चर ने अपने प्रयोगों से सिद्ध कर दिया कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये सब अंधविश्वास है। ये रोग जो होते हैं वो किसी न किसी जर्म की वजह से होते हैं। तो रोगों के लिए जर्म थ्योरी का सिद्धांत लुईस पास्चर ने दिया था। इसके अलावा इन्होंने पाश्चरीकरण की भी खोज किया था। पाश्चरीकरण क्या है ये आगे के वीडियोज में आपको डिटेल से बताएंगे। यहाँ पर केवल ये समझ लीजिए कि किसी भी लिक्विड से जो हानिकारक बैक्टीरिया हैं उन्हें सेपरेट करना पाश्चरीकरण कहलाता है, जबकि जो वहाँ पर हमारे लिए यूजफुल बैक्टीरिया हैं उनको यहाँ पर नष्ट नहीं किया जाता है। जबकि स्टेरिलाइजेशन में क्या है, स्टेरिलाइजेशन में हम हार्मफुल और यूजफुल दोनों प्रकार के जर्म को अलग कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। लेकिन पाश्चराइजेशन में हम केवल हार्मफुल जर्म को रिमूव करते हैं, जो यूजफुल जर्म्स होते हैं वो वहाँ पर मौजूद होते हैं। तो पाश्चरीकरण दूध के लिए काफ़ी फेमस है। वहाँ पर 2 टाइप के टेम्परेचर और अलग अलग समय के आधार पर किया जाता है। आगे पाश्चरीकरण हम आपको थोड़ा डिटेल से पढ़ाएंगे। इसके बाद जो अगले साइंटिस्ट हैं वो हैं रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच ने ही सबसे पहले बैक्टीरिया का प्योर कल्चर प्राप्त किया था। तो यहाँ पर देखिए कल्चर से क्वेश्चन फंसने की संभावना रहती है। अगर पूछेगा सबसे पहली बार कल्चर टेक्निक किसने डेवलप किया, तब तो जवाब लिस्टर हो जाएगा। लेकिन अगर यहीं पर पूछ लिया कि बैक्टीरिया का सबसे पहले प्योर कल्चर किसने प्राप्त किया, तो इसका जवाब तब वहाँ पर रॉबर्ट कोच हो जाएगा। इसके बाद रॉबर्ट कोच ने ही कालरा, एंथ्रैक्स और टीबी रोग के जीवाणुओं का पता लगाया था सबसे पहले। तो ये भी पूछा जा सकता है कि टीबी के जीवाणु की खोज सबसे पहले किसने की, तो इसका जवाब होगा रॉबर्ट कोच ने। टीबी, एंथ्रैक्स और कालरा 3 रोगों के बैक्टीरिया की खोज रॉबर्ट कोच ने किया था। इसके बाद उन्होंने अपने सिद्धांतों को जो वहाँ पर खोज किए उनको एक सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया, जिसे कोच पास्चुलेट्स कहते हैं। तो पूछा जाएगा कि कोच पास्चुलेट्स किसने दिया था, रॉबर्ट कोच ने दिया था। एक बैक्टीरिया है माइकोबैक्टीरियम लेप्री, जिसके द्वारा लेप्रोसिस रोग होता है, कुष्ठ रोग होता है। इस बैक्टीरिया पर कोच पास्चुलेट्स मतलब कोच के नियम वो लागू नहीं होते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, और बनेगा तो ये क्वेश्चन अगर नहीं पढ़े थोड़ा सा कठिन लगेगा। कि अगर पूछ लिया कि कौन सा ऐसा बैक्टीरिया है जिस पर कोच
कोच पास्चुलेट्स लागू नहीं होता, तो इसका जवाब होगा माइकोबैक्टीरियम लेप्री। यहाँ पर दो और साइंटिस्ट हैं जिनका महत्वपूर्ण योगदान है। H.C. ग्राम, इन्होंने ग्राम टेक्निक खोज किया था, बैक्टीरिया के अभिरंजन की ग्राम टेक्निक का आविष्कार किया था स्टेनिंग की। इस आधार पर बैक्टीरिया को ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव दो ग्रुपों में बांटा गया है। आगे हम लोग ग्राम टेक्निक भी विस्तार से पढ़ेंगे। इसके बाद एक और साइंटिस्ट हैं एल.सी. कालमेट। एल.सी. कालमेट ने ही सबसे पहले BCG के टीके का आविष्कार किया था। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि BCG के टीके का आविष्कार किसने किया था? एल.सी. कालमेट ने। इसका पूरा नाम होता है बैसिलस कालमेट गायरिन। तो जब हम बैक्टीरिया का इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस पढ़ेंगे तो वहाँ पर इसको डिटेल से पढ़ेंगे कि BCG का टीका किन किन रोगों के लिए दिया जाता है, इसका पूरा नाम क्या है। तो यहाँ पर सभी साइंटिस्टों के जो महत्वपूर्ण साइंटिस्ट हैं जिनका योगदान बैक्टीरियोलॉजी में है, उनको हमने इकट्ठा करने की कोशिश की है ताकि आपको इधर उधर ज़्यादा मैटर खोजना ना पड़े। इसके बाद अब हम चलते हैं बैक्टीरिया के साइज पर कि बैक्टीरिया का साइज क्या होता है। सभी बैक्टीरिया माइक्रोस्कोपिक होते हैं, इन्हें नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता है। जो ज्ञात सबसे छोटा बैक्टीरिया है वो डायलिस्टर है, डायलिस्टर न्यूमोसिंटीज, जो कि 0.15 माइक्रोमीटर का होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया कौन सा है, तो आप याद रखेंगे डायलिस्टर। और सबसे लार्जेस्ट बैक्टीरिया इसमें बैगियाटोवा है। और एक नए बैक्टीरिया की खोज जो आधुनिक हुई है उसका नाम है एपिलोपीसियम। तो एपिलोपीसियम और बैगियाटोवा ये दोनों आप याद रखेंगे लार्जेस्ट बैक्टीरिया के लिए। तो स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया डायलिस्टर और लार्जेस्ट बैक्टीरिया जो होगा वो बैगियाटोवा एपिलोपीसियम हो जाएगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं बैक्टीरिया के शेप पर कि बैक्टीरिया का आकार कैसा होता है, अर्थात ये दिखने में कैसा दिखता है। तो जनरली बैक्टीरिया के 4 आकार होते हैं, या तो वो गोलाकार होंगे तो उन्हें कोकस बैक्टीरिया कहा जाता है। कोकस का मतलब ही होता है राउंडेड। या तो बैक्टीरिया छड़ के आकार के होंगे तो उन्हें बेसिलस कहा जाता है। जो बैक्टीरिया गोलाकार हैं उन्हें कोकस बैक्टीरिया कहा जाता है, और जो बैक्टीरिया छड़ के आकार के होते हैं उन्हें बेसिलस बैक्टीरिया कहा जाता है। और कुछ बैक्टीरिया सर्पिलाकार होते हैं, स्पाइरल होते हैं, इस तरीके से होते हैं, उन्हें स्पाइरल बैक्टीरिया कहा जाता है। और कुछ कामा के आकार के होते हैं जिन्हें विब्रियो कहा जाता है। तो बैक्टीरिया आकार में मुख्य रूप से 4 आकार बैक्टीरिया के होते हैं, या तो राउंडेड होगा, या फिर रॉड शेप्ड होगा, या फिर स्पाइरल होगा, और या फिर कामा शेप्ड होगा। अब यहाँ पर प्रत्येक का भी ग्रुप वाइज डिवीजन किया गया है। जैसे कोकस बैक्टीरिया है, कोकस ये सिंगुलर शब्द है, इसका जो प्लूरल बनता है वो कोकाई बनता है। किताब में अगर देखेंगे तो आपको कोकाई भी लिखा हुआ मिलेगा। तो कोकस सिंगुलर वर्जन है और कोकाई उसी का प्लूरल वर्जन होता है। कोकस बैक्टीरिया राउंडेड होते हैं, गोलाकार होते हैं और मोस्ट रेसिस्टेंट होते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना रहती है। पूछा जाएगा कि इनमें से कौन से बैक्टीरिया सबसे ज़्यादा प्रतिरोधी होते हैं, मतलब इनमें सबसे ज़्यादा वातावरण के प्रति लड़ने की क्षमता सबसे ज़्यादा होती है, तो वो राउंडेड बैक्टीरिया होते हैं। क्वेश्चन में दे देगा कोकस दे देगा, बेसिलस दे देगा, स्पाइरल दे देगा और विब्रियो दे देगा। तो सबसे ज़्यादा जो रेसिस्टेंट पावर होती है वो होती है कोकस बैक्टीरिया में। और यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, पूछ लेगा कि सबसे ज़्यादा जो स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया हैं वो किस शेप के हैं। तो सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया राउंडेड शेप वाले ही होते हैं। अब यहाँ पर कोकस बैक्टीरिया को संख्या के आधार पर या उनके अरेंजमेंट के आधार पर कई ग्रुपों में बांटा गया है, कई पार्ट में बांटा गया है। पहला है मोनोकोकस। अगर जो गोलाकार जीवाणु है अकेले पाया जाता है तो इसी को कहते हैं मोनोकोकस।
मतलब केवल एक गोले का स्वरूप इसका होगा। डिप्लोकोकस में क्या है कि यहाँ पर जो बैक्टीरिया होगा इसका स्वरूप दो गोले का बना होगा, दोनों गोले आपस में एक दूसरे से चिपके होते हैं। कभी कभी इसी डिप्लोकोकस के ऊपर एक प्रकार की लेयर पाई जाती है जिसे हम कहते हैं कोटेड डिप्लोकोकस बैक्टीरिया। तो हमें वहाँ तक नहीं जाना है, यहाँ पर केवल मोनोकोकस में सिंगल गोले का बना होता है, डिप्लोकोकस में दो गोले का बना होता है, और स्ट्रेप्टोकोकस में क्या होता है, गोले की एक अनगिनत कतारें आप बोल सकते हैं, मोर देन टू। जब मोर देन टू राउंडेड बैक्टीरिया आपस में एक लाइन से जुड़ जाते हैं तो उसी को स्ट्रेप्टोकोकस बोला जाता है। यहाँ से एग्जाम्पल भी पूछे जाते हैं कि डिप्लोकोकस का एग्जाम्पल कौन सा है, तो डिप्लोकोकस निमोनी जिसके द्वारा निमोनिया रोग होता है, और स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस जो कि दूध को दही में बदलने का काम करता है। ये दोनों इसके एग्जाम्पल हैं जो कि कॉमनली परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसके बाद अगला बैक्टीरिया का टाइप है सार्सिनी। सार्सिनी में क्या है कि बैक्टीरिया का जो अरेंजमेंट होता है ये क्यूब शेप्ड होता है, क्यूब शेप्ड घनाकार अरेंजमेंट बैक्टीरिया का सार्सिनी कहलाता है। और अगला है स्टेफाइलोकोकस। स्टेफाइलोकोकस में जो बैक्टीरिया है ये अंगूर के गुच्छे के समान अरेंज होते हैं, इस तरीके से इनका अरेंजमेंट होता है, तो इसे बोला जाता है स्टेफाइलोकोकस। तो मोनोकोकस में क्या होगा, बैक्टीरिया केवल एक सिंगल राउंडेड सेल का बना होता है। डिप्लोकोकस में दो राउंडेड सेल एक दूसरे से चिपकी होती हैं। स्ट्रेप्टोकोकस में क्या होता है कि मोर देन टू राउंडेड सेल्स आपस में चिपक करके एक लाइनियर क्रम में एक रेखीय संरचना बनाती हैं। सार्सिनी में क्या है कि ढेर सारे राउंडेड बैक्टीरिया एक साथ जुड़ करके क्यूब शेप्ड बना लेते हैं। और स्टेफाइलोकोकस में क्या है कि ढेर सारे राउंडेड बैक्टीरिया आपस में जुड़ करके अंगूर के गुच्छे के समान संरचना बना लेते हैं। तो दो का एग्जाम्पल आप याद रखिएगा, डिप्लोकोकस का और स्ट्रेप्टोकोकस का। ज़्यादातर परीक्षाओं में यही दोनों एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। फिर अगला है बेसिलस बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया देखने में रॉड शेप्ड होते हैं इस तरीके से, बेसिलस बैक्टीरिया ये रॉड शेप्ड होते हैं, इन्हीं को बेसिलस बैक्टीरिया बोला जाता है। सबसे ज़्यादा जो बैक्टीरिया हैं वो रॉड शेप्ड होते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया किस कैटेगरी के हैं, पूछा जाएगा राउंडेड होते हैं कि बेसिलस होते हैं या स्पाइरल होते हैं या फिर विब्रियो होते हैं। तो इसका जवाब होगा कि मोस्ट ऑफ द बैक्टीरियम जो होते हैं वो बेसिलस होते हैं, रॉड शेप्ड होते हैं। ये बेसिलस बैक्टीरिया भी अपनी संख्या और अरेंजमेंट के आधार पर कई ग्रुपों में बांटे गए हैं। पहला है मोनोबेसिलस। जब बेसिलस जीवाणु केवल एक रॉड शेप्ड सेल का बना होता है तो इसे मोनोबेसिलस कहा जाता है। और जब बैक्टीरिया दो रॉड शेप्ड सेल का बना होता है, मतलब दो रॉड शेप्ड सेल आपस में चिपकी होती हैं, तो इन्हें डिप्लोबेसिलस बोला जाता है। और फिर जब बैक्टीरिया के कई रॉड शेप्ड सेल्स आपस में इस प्रकार से चिपकी हों, मोर देन टू सेल्स, तो इसे स्ट्रेप्टोबेसिलस बोला जाता है। तो यहाँ पर मोनोबेसिलस में केवल एक रॉड शेप्ड सेल होगी, डिप्लोबेसिलस में दो रॉड शेप्ड सेल होती हैं, स्ट्रेप्टोबेसिलस में मोर देन टू रॉड शेप्ड सेल होती हैं। स्ट्रेप्टोबेसिलस का एग्जाम्पल परीक्षाओं में पूछा जाता है। एंथ्रैक्स और ट्यूबरकुलोसिस का जो बैक्टीरिया है ये स्ट्रेप्टोबेसिलस का एग्जाम्पल है। पहली सेड बेसिलस में क्या है कि यहाँ पर जो सेल्स हैं इनका अरेंजमेंट एक के ऊपर एक होता है। जैसे आप सिक्के के ढेर लगा दें, ऐसे ही इनका अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से आप कह सकते हैं। इस तरीके से जब अरेंजमेंट होता है तो इसे पहली सेड बेसिलस बोला जाता है। इसके बाद अगला है स्पाइरल बैक्टीरिया।
स्पाइरल बैक्टीरिया का आकार देखने में इस तरीके से सर्पिलाकार या टेढ़ी मेढ़ी रस्सी के समान होता है, तो वो स्पाइरल बैक्टीरिया, जिसका एग्जाम्पल है ट्रेपोनिमा। ये पूछा जा सकता है कि ट्रेपोनिमा किस शेप का बैक्टीरिया होता है, तो जवाब होगा स्पाइरल बैक्टीरिया। और कालरा का बैक्टीरिया विब्रियो कालेरी, ये कामा के आकार का होता है, इस तरीके से इनका शेप होता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा बैक्टीरिया कामा के आकार का होता है, तो कालरा रोग का जीवाणु विब्रियो कालेरी ये कामा के आकार का होता है। इसके बाद अगला जो हमारा टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरियम ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिला। कशाभिका के आधार पर या फ्लैजिला की संख्या और व्यवस्था के आधार पर बैक्टीरिया को 6 ग्रुपों में बांटा गया है। पहला है ए ट्राइकस बैक्टीरिया। ऐसे बैक्टीरिया जिनमें फ्लैजिला नहीं होता है उन्हें ए ट्राइकस में रखा गया है, जिसका एग्जाम्पल है पास्चुरेला पेस्टिस या यर्सीनिया पेस्टिस। पास्चुरेला पेस्टिस या यर्सीनिया पेस्टिस जिसके द्वारा प्लेग रोग होता है। तो प्लेग रोग का जो जीवाणु है ये ए ट्राइकस होता है विदाउट फ्लैजिला। फिर दूसरा है मोनोट्राइकस। मोनोट्राइकस में एक ही फ्लैजिला होता है एक सिरे पर, केवल एक फ्लैजिला एक सिरे पर पाया जाता है, तो उसे मोनोट्राइकस कहते हैं, जिसका एग्जाम्पल है विब्रियो अर्थात कालरा का बैक्टीरिया, थायोबैसिलस और स्यूडोमोनास। ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनमें केवल एक फ्लैजिला वन एंड पर ही पाई जाती है। फिर अगला है एम्फीट्राइकस। एम्फीट्राइकस में 2 फ्लैजिला होते हैं और दोनों एंड पर एक एक फ्लैजिला पाए जाते हैं, जिसका एग्जाम्पल है नाइट्रोसोमोनास। इसके बाद अगला है लोफोट्राइकस। लोफो का मतलब ये गुच्छा होता है। यहाँ पर फ्लैजिला का गुच्छा 2 गुच्छे दोनों सिरे पर पाए जाते हैं, तो इसे लोफोट्राइकस कहा जाता है, जिसका एग्जाम्पल है साल्मोनेला। इसके बाद अगला है सिफेलोट्राइकस। सिफेलोट्राइकस में केवल फ्लैजिला का एक ही गुच्छा एक ही एंड पर होता है, जिसका एग्जाम्पल है कॉर्नी बैक्टीरियम। और अगला है हमारा पेरीट्राइकस। पेरीट्राइकस का एग्जाम्पल इकोलाई है। इसमें बॉडी के चारों ओर डिफरेंट नंबर ऑफ फ्लैजिला पाए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो क्वेश्चन परीक्षा में फंसाने का प्रयास करेगा वो इसी तीनों में से आएगा, एम्फी, लोफो और सिफेलो। यहीं से बच्चे फंसते हैं ज़्यादा, एम्फीट्राइकस, लोफोट्राइकस और सिफेलोट्राइकस। इन तीनों इम्पॉर्टेंट हैं, इनको आप ध्यान दीजिएगा। बाकी तो आपको नाम से ही कंफर्म हो जाएंगे, ए ट्राइकस, मोनोट्राइकस और पेरीट्राइकस। एम्फीट्राइकस में कभी कभी क्या करता है कि दोनों सिरे पर फ्लैजिला का गुच्छा दे देगा विकल्प में, तो यहाँ से बच्चे फंस जाते हैं। लोफोट्राइकस किसी किसी बुक में दिया है केवल वन एंड पर ही यहाँ पर फ्लैजिला का गुच्छा पाया जाता है, और सिफेलो में यहाँ पर दोनों सिरों पर दिया गया है। तो आपको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए हमने विद फिगर यहाँ पर दिखा दिया है। इसी को आप ध्यान में रख के पढ़िएगा। आयोग यही आंसर सही मानता है जब ये क्वेश्चन आते हैं परीक्षाओं में। तो एम्फीट्राइकस, लोफोट्राइकस, सिफेलोट्राइकस को आप ध्यान दीजिएगा। बैक्टीरिया के जो इम्पॉर्टेंट शुरुआती पॉइंट हैं उनको हमने इस वीडियो में कवर किया है। इसके बाद बैक्टीरिया का अगला लेक्चर हमारा जो होगा वो स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल का होगा, कि बैक्टीरिया की सेल की संरचना हमें कैसी दिखती है। तो आज का टॉपिक हम यहीं पर समाप्त करते हैं। लगातार आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए ताकि लोगों को ये महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहें। इससे ख़राब कंटेंट आप लोग मार्केट में 3000-4000 रुपये में परचेज करते हैं, जो कि हमने आपको फ्री में और कम समय में उपलब्ध करवाने का प्रयास किया है कि आप 3 महीने के अंदर पूरी बायोलॉजी की अच्छे से तैयारी कर लें। सीटें कम हैं, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं करनी है कि आप बहुत ज़्यादा बुकों में उलझ के रह जाएं और आपका सिलेबस ना कंप्लीट हो पाए। तो इसलिए हमने कोशिश किया है कि आपको उन्हीं टॉपिक को पढ़ाएं जो परीक्षाओं में क्वेश्चन बनते हैं। हमने कोशिश किया है कि आने वाले कोई प्रश्न छूटने ना पाए, जहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं सबको हमने कवर करने की कोशिश किया है।
तो यहाँ पर थोड़ा सा आज गला बैठा हुआ है, आवाज़ में हो सकता है थोड़ी सी दिक्कत हो, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा और अगले टॉपिक के लिए वेट करिए। तब तक के लिए नमस्कार।